आज लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बातचीत हुई है। यह मुद्दा भी शामिल था। हिजाब और 3 तलाक पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद कहा गया कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है, जो देश के लिए नुकसानदेह है। और यानी पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में 2024 का एजेंडा सेट हो गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक हुई है और 51 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हुई है और हिजाब का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया है। कहा यह जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक और इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं इस बैठक में। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त वो उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए, उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो क्या कुछ कहा गया है इस बैठक के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। 2 बातें यहां पर मीडिया से कही गई हैं। एक तो यूसीसी को लेकर कहा गया है कि जो कि ठीक नहीं है, इनको जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको मान्य नहीं है। और दूसरी, असम का जिक्र यहां पर किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लखनऊ में आईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान आया है। मुस्लिमों को लेकर सरकार का रवैया गलत है, असम सरकार कर रही है पक्षपात, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। ये पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये है कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बायस्ड है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का, और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं। तो ये यही इनकी कारनामे हैं। और एक बात याद रखिए कि 18 साल में तो हम लोग अलाउ करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये क्या है फिर ये। और शमशी आजाद नेता है भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद अब्बास है समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश शर्मा जी हैं, हिंदूवादी नेता है, जो कि जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और शुभम हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। शुभम, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज क्या कुछ हुआ इस बैठक में जो आज हुई है, और उसके बाद क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं? देखिए, आज अनुज जी बहुत बड़ी बैठक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी और सुबह 10 बजे के आसपास से बैठक शुरू हुई। इसमें जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग मौजूद रहे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बैठक में रहे, महमूद मदनी समेत तमाम जो पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सुबह से इस बैठक को लेकर के साफ तौर पर ये चीजें साफ की गई थी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में सोशली और इसके कानूनी और पॉलिटिकली
कैसे लड़ाई लड़ी जानी है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार देश के कई राज्यों ने बड़े फैसले यूसीसी को खास तौर से ले लिए और केंद्र भी इसको लेकर के सक्रिय है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोशली और कानून के साथ साथ पॉलिटिकली किस रास्ते के साथ और किन चीजों की रणनीति बनाएगा, इसको लेकर के खास तौर से आज मंथन हुआ है। और इस बैठक में साफ तौर पर ये जो है चीजें कही गई हैं कि देश में जो विभिन्न धर्म हैं, ऐसे में अभी माहौल उत्तर देश में उतना बेहतर नहीं है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो देश आजाद करते समय जो तमाम महापुरुषों ने जो एक माहौल बनाने का देश में प्रयास किया था, उससे बिल्कुल इतर देश में इस वक्त चीजें चल रही हैं। ऐसे में सभी लोगों को शांति के साथ अपनी बात को रखना है। तो ऐसे तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर के आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और साफ तौर पर देश में लगातार जो अलग अलग इस वर्ग के अपने मुद्दे हैं, उसको लेकर के अहम चर्चाएं हुई हैं। रहिए शुभम, आप हमारे साथ। शमशी आजाद जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शमशी आजाद साहब, यहाँ पर जो आज बैठक हुई है, कई सारी बातें निकल कर आई है और खास तौर पर फोकस जो है वो यूसीसी पर है। और अभी आपने सुना बैठक के बाद किस तरह की बयान निकलकर सामने आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये इस तरीके की बैठकें जब होती हैं तो इनका मकसद जो होता है, इनका मकसद ही ये होता है कि सरकार के खिलाफ इनको बयानात देने होते हैं, क्योंकि इनकी बैठक जो है वो ऑर्गेनाइज कराने के लिए दूसरे लोग पीछे से होते हैं। और आपने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य होते तो कहा जाता कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन इसमें आपने देखा कि एक कट्टर विचारधारा के एक बहुत ही कट्टर नेता, जिनको कहा जाता है कि जो कहते रहते हैं वक्त वक्त पर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज होना चाहिए, हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत होना चाहिए, हिंदुस्तान में इस तरीके का कानून नहीं चलेगा, अगर पुलिस फोर्स हटा ली जाए तो हमारे मुसलमान हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ऐसी ओछी राजनीति करने वाले जिस संगठन में होंगे तो उस संगठन की आप विचारधाराओं का आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके का काम कर रहा है। यहाँ पर कॉमन सिविल कोड की बात अभी तो कहीं निकली नहीं है। अभी सरकार ने उसको भी जो है तो अंदर रखा हुआ, उस पर न कोई विचार विमर्श हो रहा है, न कुछ हो रहा है। जब कहीं पर कोई विवाद होता है तब कॉमन सिविल कोड की बात आती है। ये उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का काम करे, क्योंकि विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं, जो सत्ता से बहुत दूर हो चुकी है, जिनका नामो निशान लगातार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिनकी जमीन खसकती जा रही है, उनको ये इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का वही पीछे से पुशअप करते हैं। शहजाद अब्बास जी, इस तरीके का प्रोग्राम बनाइए। समाजवादी पार्टी का, ठीक है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख है, क्या स्टैंड है अब्बास साहब? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत ही देश की आजादी के बाद बना हुआ संगठन है और वो महीने में या साल में या कुछ साल के बीच में अपनी मीटिंगें करती है। मुसलमानों के जो अहम मुद्दे हैं उनको अपनी मीटिंग में रख के उठाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से हमारे जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो तो एकदम बेहद ही निंदनीय है। क्योंकि आप देखिए कि सत्ता के अंदर जब सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हर राज्यों में है, उसके बाद भी मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफियां हो रही हैं वो सबके सामने। क्या नाइंसाफी हो रही है अब्बास साहब, जरा ये समझाइए मुसलमानों के साथ। सामने भी सब चीजें नहीं, ये समझा भी दीजिए ना कि क्या नाइंसाफी हो रही है। अभी आपने असम की बात, आप ही के जो एंकर हैं वो वहां से बता रहे हैं कि असम के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, मुसलमानों के साथ क्या हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए 2% तलाक के मामले थे, सिर्फ 2% पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और किस तरीके से उसका हा हुल्ला किया गया। अगर 2% तलाक के मामले और 98% महिलाओं के साथ क्या किया, मुसलमान महिलाओं के साथ उनके शिक्षा पे क्या काम किया गया, उनके रोजगार के लिए क्या काम किया, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया गया, बताइए आप हमको। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठ के बखान कर रहे हैं वो बताएं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या काम किए हैं। एक भी काम की लिस्ट बता दें, हमको बता दें। आरोप लगाना वो है, लेकिन सत्ता के अंदर शमशी आजाद जी जवाब दीजिए। नाइंसाफियां हो रही है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बताया ना कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा रखने वाले लोग कभी किसी की बात को मानेंगे ही नहीं। आज हमारा प्रधानमंत्री जो है वो स्टेज से बोल रहा है अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, पसमानदा समाज के विकास के लिए, और यहाँ तक उसने अपने नेताओं से भी कह दिया
कि मुसलमानों के बारे में या अल्पसंख्यकों के बारे में अगर आपने कोई बयानात दिए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लगातार जो है आयुष्मान के माध्यम से, सरकारी आवास के माध्यम से, जो कुछ भी हो रहा है सब में पसमानदा समाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनके सीने पर सांप इसलिए लौट रहा है जी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने लगे हैं, ये इनकी सत्ता से दूर हो गए हैं, ये इनके छलावे से दूर हो गए हैं, ये सोचते थे कि हमारा वोट बैंक है, हम जिस तरफ चाहेंगे उसको लेकर चले जाएंगे। उसने बिल्कुल पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का बाइकाट कर दिया, कांग्रेस का बाइकाट कर दिया, बहुजन समाज पार्टी का बाइकाट कर दिया। अब उसकी जो है उसकी भावना जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटी है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में शासन आया, हिंदुस्तान में तलहा आमिर रशीदी साहब जुड़ गए। ठीक है शमशी आजाद जी, ठीक है, उलेमा काउंसिल से हमारे साथ जुड़ गए तलहा आमिर रशीदी साहब। रशीदी साहब बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश शर्मा जी मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। रशीदी साहब, आज ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक हुई है और उसमें यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है। लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं 2024 का, तो एजेंडा सेट किया जा रहा है देश में। देखिए, इसमें एजेंडा सेट करने की बात ही नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आप जैसे इसके नाम को ही देखिए तो जो मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ है उससे संबंधित चीजों पे वो विचार करता है, उस पर फैसले करता है, मुसलमानों की रहनुमाई करता है। एक प्रीमियम बॉडी है मुस्लिम मुसलमानों के हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी बातों को मानता है क्योंकि हर फिरके, हर समाज और हर मसलक के लोग उसमें शामिल हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिस्कशन कर रहा है तो ठीक है ना, गवर्नमेंट के लोग ये चाहते हैं तो डिस्कशन होने दीजिए। पर ये जो संविधान है, संवैधानिक जो चीजें उसको लेकर वो आगे बढ़ेगा। अभी क्या इस पे रिजोल्यूशन आता है और ये जो बातें भी आई है, ठीक है, ये निकल कर सामने आई, पर अभी उनकी प्रेस रिलीज सामने आएगी, उसमें क्या डिस्कशन हुआ, इसको अपोज करेंगे, इसको किस तरह से क्या उसको सामने पेश करेंगे, वो सामने रखेंगे। तो इसमें इतना हल्ला वो होने की क्या बात? इसमें ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश शर्मा जवाब दीजिए। तलहा आमिर जी कह रहे हैं कि इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्या है, सरकार भी तो चाहती है इस पर डिस्कशन हो, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है हल्ला कौन मचा रहा है, हल्ला मचा रहे हैं तभी तो पर्सनल लॉ की बैठक की है। और मुझे लगता है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए भारत का संविधान विरोधी पर्सनल लॉ बोर्ड। संविधान में जो कुछ चीजें दी गई हैं उसका विरोध करना इसका काम है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। तो आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार इसका विरोध क्यों करता है? और एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर भारत के रहने वाले हर नागरिक के लिए कोई एक कानून बनाने का काम भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार कर रही है तो उसका विरोध सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही क्यों? रशीदी साहब जवाब दे दीजिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि संविधान की बात कर रहे हैं, जिन लोग लगातार संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, वो संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया, वो संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, इनका जवाब सुनिए। संविधान में ये भी साफ स्पष्ट तौर पर लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये शराब से सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अरे जब शराब पे बहस हो तब शराब पे बहस कर लेना, ये भी तय करेंगे। आज बहस समान नागरिक संहिता पर हो रही है, आज बहस समान नागरिक संहिता पर हो रही है, उस पर बहस करिए। शराब पे जब बहस हो तो शराब पे बहस कर लीजिएगा। ये क्या संविधान के आर्टिकल 44 में भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून की व्यवस्था हो, यह आवश्यक है कि नहीं है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? संविधान के अनुसार जो काम करने का प्रयास सरकार करती है, आप सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। ये बात का हिंदुस्तान थोड़ी है, इस बात को इनको समझना चाहिए। अब आप गलतफहमी मत रहिएगा, अब समाज बदल गया है। आज की सरकार संविधान के अनुसार हर कानून बिना आपके वोट की परवाह किए दी हमारे के संविधान को कायम रखने के लिए तब भी कुर्बानी दी थी, आज भी हम दे रहे हैं। संविधान के लिए आपने कभी कुर्बानी नहीं दी। जब भी संवैधानिक कोई निर्णय हुआ है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका विरोध किया है। अरे तो ये बताइए नॉर्थ ईस्ट में कब लागू कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में लागू करवा दीजिए, आदिवासी जो लागू करवा दिए, जैन समाज में पहले लागू करवा दीजिए। आपको मुसलमानों से देखिए ना, देश से आपको फिक्र है ना, देश से मोहब्बत है ना, संविधान का लगा है। आपको मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाकर, नफरत का माहौल बनाकर सिर्फ सत्ता पानी है। आप उसमें कामयाब है, लगातार आप उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। आप आवश्यकता नहीं है,
हमें आवश्यकता नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान का पालन करते हैं कि मुसलमानों से जुड़ाव रखिए। ठीक है शमशी आजाद जी, शमशी आजाद जी, जब भी ऐसी बातें निकलकर सामने आती है, ठीक है रशीदी साहब, ठीक है रशीदी साहब, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। आ गई आपकी बात रशीदी साहब, आ गई, आप बहुत अच्छा खासा समय दे दिया। ठीक है प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, ठीक है, भारत के संविधान में ठीक है, ठीक है, ठीक है है। शमशी आजाद जी, जब भी ऐसी बात निकलकर सामने आती, देखिए रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि आपको बाकी किसी चीजों से कोई परवाह नहीं है, किसी चीजों का कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक तबके के खिलाफ आपको खड़े होना है, उनके खिलाफ काम करना है। तो ये परसेप्शन बार बार कौन बनाता है और क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, मैं आमिर तलहा रशीदी साहब से यही पूछना चाहता हूं कि भैया ऐसा कहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही जात के बारे में, एक ही संप्रदाय के बारे में हमारा हिंदुस्तान का संविधान काम कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। ये सब जो है बहकाने का काम है। ये मैंने पहले देखिए अनुज जी कार्यक्रम के शुरू में बताया कि इस तरीके की बैठक करके ये खुद जाहिर हो जाता है कि ये हिंदुस्तान के संविधान में इनकी आस्था नहीं है, हिंदुस्तान के कानून पर इनको यकीन नहीं है और ये किसी भी तरीके से सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। एक तरफ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम किया जा रहा है, पूरे प्रदेश को सजाया जा रहा है, लाखों करोड़ का इन्वेस्ट करने की बात करें, वहां इस तरीके की बैठक करने का क्या मतलब है? इनके बैठक में कहीं से उत्तर प्रदेश के विकास की बात निकली हो तो बताएं। आप बैठक पर उंगली उठा रहे, हिफाजत की बात निकली, आप बैठक पर ही सवाल उठा रहे? नहीं, आप बताएं ना। हाँ। जी, बैठक पर ही सवाल उठा रहे। मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त जो है जो उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है कि इन्वेस्टर समिट एक तरीके से लाई जा रही है यहां पर, और यहां पर इस तरीके की फिरका पराना वाली जो संविधान के खिलाफ बैठक करके, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैठक करके, सरकार के खिलाफ बैठक करके असम का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठा के लाने की जरूरत। अरे इनको असम में जाना था, रशीदी साहब असम में जाके बात करते। बोलिए रशीदी साहब, बोलिए, जवाब दे लीजिए। देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हर साल एक अधिवेशन होता है, उसकी कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसका आम इजलास होता है। इनको उससे भी दिक्कत है, ये संविधान की बात कर रहे हैं और ये माइनॉरिटीज के जो राइट आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं देना चाहते, रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनका राइट भी नहीं दे जाते। हम संवैधानिक तौर पर आप बताएं ना, ये बैठक 15 के बाद ही रखी जा सकती थी। ये एक तरीके से प्रदेश सरकार का विरोध आप कर रहे हैं। जिस तरीके से माहौल यहाँ पर खुशगवार बनाया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अच्छा कारोबार करने के लिए 10 लाख करोड़ का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, प्रदेश को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपने क्या किया? आपने यहाँ पर आकर एक बैठक की और बैठक छोड़ दिया, असम का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाकर ले आए। तो कौन तय करेगा रशीदी साहब? रशीदी साहब, देश तो संविधान से चलेगा ना, देश तो कानून से चलेगा ना। एक सेकंड शमशी आजाद, एक सेकंड आजाद साहब, एक सेकंड। तो कौन तय करेगा? शहजाद अब्बास जी चर्चा में आइए। ये कौन तय करेगा? रशीदी साहब कह रहे हैं कि आप तय करेंगे कैसे जमीन का बंटवारा होगा, संपत्ति का बंटवारा होगा, शादी कैसे करेंगे, ब्याह कैसे करेंगे। तो कानून से नहीं करेंगे तय तो क्या कौन करेगा? देश में तो रह रहे हैं हम लोग। देखिए ये बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों को बैठा के मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। आप शमशी आजाद को देख लिए कि किस तरीके से ये मुसलमानों को बराबर गालियां दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। अफसोस की बात है, ये झूठा नारा है इनका। कौन सबका साथ सबका विकास? और रही दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर साल अपने अधिवेशन करता है, कभी जरूरत पड़ती है तो साल के बीच में भी कभी करना पड़ता है तो वो भी करती है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी भी भारत के संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। आप देखिए कि वो अपने मुसलमानों के पसमानदा समाज की और मुसलमानों की महिलाओं की, उनके एजुकेशन की, उनके हेल्थ की बात करती है। आज वो अगर अपने अधिवेशन में इस तरीके के मुद्दे उठा रही है तो भारतीय जनता पार्टी हो या उसके संगठित संगठन हो, उनको काहे की परेशानी हो रही है? प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी नहीं हो रही है। जी बताएं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शहजाद अब्बास, कह रहे हैं कि हम संविधान के खिलाफ कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया है। आप कह रहे हैं हमेशा संविधान के खिलाफ खड़े रहते हैं। अरे भाई ये बताइए, ये प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं? ये अपनी पार्टी की बात करें ना। शाहबानों के मामले में क्या हुआ था पूरे देश ने देखा, हलाला और हिजाब के मामले में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, 3 तलाक के मामले में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। असली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक दर्द इस बात से है
वह एक पक्षीय राजनीति आज तक करती रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ज्यादा समाजवादी पार्टी जिंदल के नाम पर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैंने 3-4 बातें बताई, उसका जवाब न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहा है न समाजवादी पार्टी दे रही है। आप बताइए, अगर संविधान के आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था है तो सरकार को उसे क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है। अगर बाल विवाह रोकने की बात कानून है तो सरकार को उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक है, इसका जवाब दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बैठक हुई है और बैठक के बाद कई सारी बातें निकल कर आई है। असम का मुद्दा, हिजाब का मुद्दा और कॉमन सिविल कोड का मुद्दा जो है वो इस बैठक में उठाया गया है, चर्चा की गई है। अब लोग कह रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और चुनाव से पहले एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आगे की तस्वीर क्या होगी देखना बहुत दिलचस्प होगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।